चलिए गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से। स्टार्ट करते हैं, 2 पार्ट और बचे हैं और उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसका दी एंड करने वाले हैं। बड़ा बड़ा चैप्टर था ये, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं पार्ट डी और पार्ट ई करके, 51 से 57, 59 से 61। और मैं इसको पढ़ाने वाला था आपको आपके स्टडी मटेरियल से। तो कहां से है जी कॉन्ट्रैक्ट? सर कॉन्ट्रैक्ट है 51 से में पढ़ना है। फिफ्टी वन से चलिए, कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है। यहां से इतना पढ़ना है, 1 2 3, 1 पेज, 2 पेज बस, और ये 3 पेज। ज्यादा नहीं, इसमें कुछ बातें हमें छोड़नी भी है, इतना सब कुछ नहीं पढ़ना। जैसे कि मैंने कहा ये चैप्टर समझने लायक है, इंपॉर्टेंट इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आप समझते हैं तो इनफ है, समझने लायक ही ये चैप्टर है। इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है दोस्त। तो परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो कि 51 से 54 में दे रखा है और 57 दे रखा है, 56 है नहीं। देखो यहाँ लिखा 51 से 54 और एंड 57 पढ़ते हैं। देयर आर सिचुएशन वेयर इन अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट देयर मे बी अ मल्टीपल प्रॉमिस एंड बोथ द पार्टी नीड टू परफॉर्म विद अ सीक्वेंस। कह रहा है भाई, एक अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखे तो उसमें मल्टीपल प्रॉमिस होता है। एक पार्टी दूसरे से प्रॉमिस कर रही है, दूसरी पार्टी पहले से प्रॉमिस कर रही है। दोनों पार्टी आपस में प्रॉमिस करती है और दोनों ही पार्टी को अपने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करना होता है। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी होता है। मैंने आपको प्रॉमिस किया तो आपने मुझे प्रॉमिस किया, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस यहां पर देखने को मिलता है। Promiser not bound to perform unless reciprocal promise ready and willing to perform। Promiser जो है वो बाउंड नहीं होगा अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए जब तक रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी ना हो जाए और वो परफॉर्म करने के लिए इच्छा ना हो अगले पर्सन पे परफॉर्म करने के लिए। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि भाई मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे ना 10 टीवी चाहिए। आपकी एक टीवी की दुकान है, मैंने आपसे कहा मुझे 10 टीवी चाहिए। आपने कहा ठीक है मिल जाएंगे। अब आप कह रहे हो कि मुझे पहले पेमेंट करो। मैंने कहा पेमेंट मैं तभी करूंगा जब आप देने के लिए रेडी होगे। मैंने कहा भाई गुड्स कब दोगे? कह रहा अभी नहीं, पहले पेमेंट करो फिर सोचेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं पेमेंट करूंगा मैं। आप भी रेडी हो जाओ कि हाँ भाई आप देखिए मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे गुड्स देंगे। जो मैंने गुड्स आपके खरीदे हैं वो मुझे आप देंगे और मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो आपने भी प्रॉमिस करा, मैंने भी प्रॉमिस करा। अब जो मैंने प्रॉमिस करा है और जो आपने प्रॉमिस करा है, तो मेरे लिए जो आपका प्रॉमिस होगा वो रेसिप्रोकल है और आपके लिए जो मेरा प्रॉमिस होगा वो रेसिप्रोकल होगा। समझ में आया? रेसिप्रोकल प्रॉमिस का क्या मतलब है? मतलब आपने जो प्रॉमिस किया वो रेसिप्रोकल नहीं, वो तो आपका प्रॉमिस है। मैंने जो उसके बदले का प्रॉमिस करा है वो आपके लिए एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया। ठीक है सर। अब इसके बाद आगे सुनिए। हाँ इसके बाद आगे सुनिए। अब आप जब गुड्स डिलीवर करने के लिए रेडी होंगे तो मैं भी पेमेंट करने के लिए रेडी हूंगा। भाई मैं पेमेंट करने के लिए रेडी हूं पर आप गुड्स डिलीवर करने के लिए रेडी नहीं है तो फिर मैं भी पे नहीं करूंगा भाई। और जब आप गुड्स डिलीवर करने के लिए रेडी है पर मैं पेमेंट करने के लिए रेडी नहीं हूं तो फिर आप भी गुड्स डिलीवर नहीं करोगे। मतलब एक प्रॉमिसर तभी अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा जब अगली पार्टी
अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए रेडी हो और परफॉर्म करने की इच्छा जता रही हो कि हाँ मैं परफॉर्म करूंगा। समझ में आया आपको? मैं क्या करूंगा? मैं परफॉर्म करूंगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? भाई आप मुझे गुड्स तभी डिलीवर करोगे जब मैं पेमेंट करने के लिए रेडी रहूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप गुड्स दे जाओ, फिर सोचेंगे पेमेंट की बात, तो आप ये गुड्स क्यों डिलीवर करोगे? मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आप गुड्स डिलीवर करने आओगे तो मैं हाथ क्या आपको पे कर दूंगा, तो आप भी कहोगे ठीक है सर मैं डिलीवर करने आ जाता हूं। तो पहला वाला पॉइंट आपको क्या कहता है? सेक्शन 51 कहता है प्रोमिसर तब तक बाउंड नहीं है जब तक अगली पार्टी अपने प्रॉमिस के लिए रेडी ना हो जाए और वो इच्छा नहीं हो उसके अंदर, इच्छा हो उसके अंदर परफॉर्म करने की उस प्रॉमिस को। मैंने कहा कि भाई आप मुझे गुड्स दे दो, पैसे की बात बाद में करेंगे, तो आप भी गुड्स डिलीवर नहीं करोगे, आप भी अपने प्रॉमिस के लिए बाउंड नहीं हो। मैं रेडी नहीं हूं अपने प्रॉमिस के लिए। मैंने कहा मैं रेडी हूं प्रॉमिस के लिए और मैं आपको बता रहा हूं जब आप गुड्स डिलीवर करने आओगे तो मैं आपको हैंड टू हैंड पे कर दूंगा। दोस्तों ऐसे केस के अंदर जब दोनों ही पार्टी अपने अपने प्रॉमिस के लिए रेडी रहती है, जब दोनों पार्टी अपने अपने प्रॉमिस के लिए रेडी रहती है, तो ऐसे केस के अंदर तभी एक प्रोमिसर बाउंड होता है। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? बड़ा सिंपल सा टॉपिक था। प्रोमिसर तभी बाउंड होगा जब उसका जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, मान लो मैं प्रोमिसर हूं तो आपका जो प्रॉमिस होगा वो मेरे लिए रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। मान लो आप प्रोमिसर हो तो मेरा वाला जो प्रॉमिस होगा वो आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिस होगा। तो जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है वो रेडी है कि हाँ मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूं और मैं करूंगा भी, विलिंग टू परफॉर्म, मैं अपनी पेमेंट करूंगा भी। और मेरे लिए आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, मैं कह रहा हूं भाई मैं पेमेंट कर देता हूं आपको, आप भी कह रहे हो मैं गुड्स रेडी हो गए हैं और मैं डिलीवर करने के लिए निकल चुका हूं, तो मैं कहूंगा हाँ भाई मैं भी पेमेंट कर दूंगा आपको। जब दोनों ही पार्टी अपने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए रेडी होती है और विलिंग रखती है, इच्छा रखती है कि आप परफॉर्म करना है, तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों सेक्शन 51 अप्लाई करते हैं। तो सेक्शन 51 आपको क्या समझाने जा रहा है? देखिए सेक्शन 51 आपको ये बता रहा है कि कोई भी प्रोमिसर तभी बाउंड होगा जब अगली पार्टी का प्रॉमिस रेडी हो जाए और उसकी इच्छा है परफॉर्म करने की। अगली पार्टी रेडी है, उसकी इच्छा नहीं है परफॉर्म करने के लिए, वो रेडी भी नहीं है, वो इच्छा भी नहीं है, उसके अंदर विलिंगनेस भी नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर हम भी बाउंड नहीं है भैया प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस, तब तक बाउंड नहीं होगा जब तक रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी ना हो जाए और विलिंग टू परफॉर्म ना हो जाए। होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अंदर के कंटेंट ऊपर नाम से ही आपको समझ में आ गया, अंदर के कंटेंट ऑटोमेटिकली वही अपने आप से बनाकर लिख सकते हैं। एग्जांपल आप लिख लीजिएगा, ये रहा एग्जांपल। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस सेक्शन 52। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस सेक्शन 52 क्या कह रहा है ये भाई? ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस रेसिप्रोकल व्हेन द ऑर्डर इन विच रेसिप्रोकल प्रॉमिस आर टू बी परफॉर्म एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। ये सिंपल सरल लैंग्वेज में आपको समझना है तो एग्जांपल को देखिए और समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा है, मैं आपको एग्जांपल पहले भी दे चुका हूं। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा है, ए सेल बिल्ड अ हाउस फॉर बी, ए ने बी के लिए घर बनाया एट अ फिक्स्ड प्राइस। ए ने प्रॉमिस करा कि टू बिल्ड द हाउस must be performed before B promised to pay for it. A promised to build the house, A का प्रॉमिस था कि भाई मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा, must be perform, उसको परफॉर्म करना होगा before B promised to pay for it। भाई तू घर बनाकर देगा तभी तो मैं जब तू घर बनाकर देगा तभी तो मैं पे करूंगा। तू पहले कैसे मांग सकता है मुझसे पैसे? या तो घर बनाते बनाते मेरे से पैसे मांग ले, है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो आया सुबह सुबह कह रहा है भाई आपका घर बनाने लाओ पैसे दो 10 लाख रुपए, ऐसा तो ना होता है। घर बनाकर तैयार कर 10 लाख रुपए ले जाओ या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ले जाओ। तो ए को अगर ए ने कहा कि मैं आपके लिए घर बनाऊंगा, बी कह रहा है कि आप मेरे लिए घर बनाओ मैं आपको पे करूंगा, तो दोनों ही पार्टी को अपना अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। ए को घर बनाना पड़ेगा किसी भी हाल में, मस्ट बी परफॉर्म्ड बिफोर बी प्रॉमिस टू पे। बी के प्रॉमिस करने से पहले ए को उसका घर बनाकर तैयार करना होगा कि हाँ मैंने घर बनाकर तैयार कर दिया, अब आप पेमेंट करिए, ठीक है ना। या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप पे कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, ये भाई आप किसी ठेकेदार को अपने घर बनाने को देते हो, अब वो सुबह सुबह आकर आपसे ये कह दे कि लाओ भाई पहले पैसे निकालो तब बनाना स्टार्ट करूंगा, तो आप नहीं दोगे। सिंपल सी बात है, क्यों दे भाई? पहले घर बनाना स्टार्ट कर,
जैसे जैसे तू बनाएगा वैसे वैसे मैं पे करूंगा। तो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए ना। वो जो ठेकेदार है, जो घर बनाने वाला है, वो अपनी परफॉर्मेंस को एक बार स्टार्ट तो करे, उसके बाद हम कह रहे हैं कि तेरे को पे करेंगे। बिल्कुल समझ में आया। तो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए रेसिप्रोकल का। भाई मैंने अगर घर बनाने के लिए कहा है कि मैं घर बनाना चाहता हूं, मैं आपको पैसे दूंगा, आप ठेकेदार हो, तो आप मेरे पास आते कहते लाओ पैसे निकालो, तो मैं नहीं दूंगा। आपने ऑर्डर पर परफॉर्मेंस करी, आपने थोड़ी परफॉर्मेंस करी, स्टार्ट करा घर बनाना, फिर मैं आपको पैसे देने के लिए हाँ करूंगा, हाँ केवल लो भाई पैसे, आप घर बनाना स्टार्ट कर रहे हो। सेक्शन 52 कहता है, ठीक है नहीं। तो प्रॉमिसी पैसे तभी देगा जब अगली पार्टी परफॉर्मेंस को स्टार्ट कर देगी। ये है सेक्शन 52। होपफुल आपको समझ में आ गया है। आइए सेक्शन 53 देखिए, लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी टेकन इफेक्ट। देखिए ये लाइन आपको तभी समझ में आएगी जब आप ये एग्जांपल आराम से देखेंगे। एग्जांपल पढ़ो, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा। मैं आपको फिर कह रहा हूं ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इंटरमीडिएट लेवल पे इस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया। इंटरमीडिएट लेवल पे जब आओगे चैप्टर आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इसमें क्या करना है, आपको सिंपल सी पॉइंट पढ़ने हैं और उस पॉइंट का मतलब समझना है बस। ना तो याद करना है, ना पॉइंट याद करने हैं, ना सेक्शन याद करने हैं, बस कुछ नहीं। आपका ये जो ऊपर की हेडिंग है ना, ऊपर की हेडिंग, ये जो ऊपर की हेडिंग है, ये एज एन एमसीक्यू, एज ए ट्रू फॉल्स पूछ लेगा। आपको इस हेडिंग को पढ़कर आपको मतलब समझना है, बस इतना करना है। ना तो इस चैप्टर को याद करना, ना इसके अंदर कंटेंट याद करना, ना सेक्शन याद करना। ये चैप्टर इग्नोरेंस वाला चैप्टर है। हेडिंग भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, फाउंडेशन लेवल पे वो भी खत्म कर दिया आप, वो भी याद कर। जब सब्जेक्टिव होता था तब तो पूछा नहीं थे, जब फाउंडेशन लेवल पे सब्जेक्टिव पेपर था तब भी नहीं पूछते थे इसका आंसर, तब भी नहीं पूछते थे। देखिए पढ़ते हैं, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा, बी सेल एग्जीक्यूट सर्टेन वर्क फॉर ए फॉर 1000 रुपीज। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा और ए कह रहा है, बी कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारे लिए एक काम करूंगा तो उसके मैं 1000 रुपए लूंगा। मान लो मैं ए हूं और आप भी हो, ये समझिए हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आपने कहा सर मैं आपके लिए कुछ काम कर देता हूं, कंप्यूटर में कुछ भी काम कर देता हूं और उसके बदले में आपको 1000 रुपए लूंगा। लेट सपोज मैंने आपको बोला कि यार मेरा नोट्स बना दो, आपने कहा ठीक है, तो आपने नोट्स मेरे लिए बनाकर तैयार करने हैं और मैं आपको दूंगा 1000 रुपए। बी इज रेडी एंड विल एग्जीक्यूट द वर्क अकॉर्डिंगली, बट ए प्रिवेंट हिम फॉर डूइंग सो। The contract is voidable at the option of B, and if he elect to rescind it, he is entitled to recover from a compensation for only loss which he has incurred by it non-performance. क्या समझ में आया? एक मिनट दीजिए, चलिए तो एग्जाम्पल सुनिए क्या कह रहा है भाई। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा और बी ने कहा, मान लो मैंने कहा आप बी हो और मैं ए हूं, आपने मुझसे कहा कि सर मैं आपके लिए कुछ काम कर दूंगा और आपके उसके बाद काम के बदले मैं आपसे 1000 रुपए लूंगा। मैं इस पे एग्री हो गया, ठीक है, मुझे भी काम कराना था तो मैं इस पे हो गया एग्री कि हाँ आप मेरे लिए कुछ काम कर देना और उस काम के बदले में आपको 1000 रुपए दूंगा। अब बी इज रेडी एंड विलिंग टू एग्जीक्यूट द वर्क अकॉर्डिंगली। अब जिस तरीके से मैंने आपको काम करने के लिए बोला उस तरीके से आपने काम करना चालू कर दिया, बट ए प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग सो। अब मैंने जैसा आपको काम करने के लिए बोला था वैसे आप काम करना चालू कर रहे हो, रेडी हो चुके हो, काम करना स्टार्ट करने लग रहे हो, इतने में मैंने आपको रोक दिया। मैंने कहा भैया नहीं, मैंने कभी नहीं करना आपको। ए प्रिवेंट हिम टू डूइंग सो, प्रिवेंट मतलब होता है रोकना। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। अब बी के पास ऑप्शन आ जाता है कि वो मेरे पे केस कर सकता है कि हाँ पहले आप एग्री हो गए थे, आप काम करने के लिए मना कर रहे हो, तो अब बी मेरे पे केस कर सकता है। इफ ही इलेक्ट टू रिस्काइंड इट, रिस्काइंड का मतलब होता है कैंसिल। अगर बी इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल होने की वजह से जो बी को लॉस हुआ वो भी रिकवर कर सकता है ए से। मतलब ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर बाद में ए उस कॉन्ट्रैक्ट को मना करता है करने से कि यार मत करो, रोक दिया कि भाई तू ये काम मत कर, ठीक है जी। इसके बाद अगर बी को रोक दिया गया है, बी रेडी था काम करने के लिए, इच्छा था, ए ने भी हाँ करा काम करने के लिए, जैसे ए ने कहा वैसे वो रेडी है काम करने के लिए, जैसे ही वो काम करने जा रहा है इतने में रोक दिया ए ने कि भाई मत करो।
तो अब बी उस पर केस कर सकता है, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल करने से कोई बी को डैमेज होता है तो वो भी क्लेम कर सकता है ए से, ऐसा कहता है। और ये कह सकता है कि भाई नॉन परफॉर्मेंस है, ठीक है जी। तो ये कह रहा है लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टेकन टू इफेक्ट। अब सुनो, पार्टी की लायबिलिटी बनेगी प्रिवेंटिंग इवेंट, जो उस इवेंट को रोक रहा है। मुझे बताओ इसने इवेंट को रोका किसने? भाई ए ने रोका। भाई ए ही तो था जो इस इवेंट को, इवेंट का मतलब क्या हो गया? वो वर्क। इधर इवेंट का मतलब क्या है? वो काम, ठीक है ना। रोकने वाली पार्टी कौन है? ए। प्रिवेंट मतलब हो गया रोकना। ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट टू बी टेकन इफेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट चालू कर दिया था किसने? बी ने, काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो अगर काम करना बी ने स्टार्ट कर दिया और उसके बाद ए उस काम को रोक रहा है, तो ऐसे केस के अंदर ए के ऊपर क्या आ जाएगी? लायबिलिटी, कि बी को डैमेजेस पे करना होगा, बी को डैमेजेस पे करना होगा। अगर बी के ऊपर ए के ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। अगर बी को कोई लॉस हुआ तो वो लॉस किससे क्लेम कर सकता है? ए से कर सकता है बी, और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। ये उसके बाद ऑप्शंस आ जाते हैं, केस कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, और डैमेजेस क्लेम कर सकता है, क्योंकि ए ने उसको रोका जबकि बी रेडी था काम करने के लिए। बताइए सर, सेक्शन 53 आपको समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट है पूछ लीजिए आप मुझसे। चलिए, सेक्शन 54, effect of defaulting as to the that promise which should be first performed in contract consisting of reciprocal promise। अब लाइन, सबसे पहले जो लाइन हम पढ़ते हैं उसको पढ़ने से हमें कुछ समझ में नहीं आता, ऑब्वियस है। फिर जब हम एग्जांपल समझते हैं और फिर वापसी ऊपर लाइन पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है। यही है एग्जांपल का जादू। ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा बी के साथ टू एग्जीक्यूट सर्टेन बिल्डर वर्क फॉर अ फिक्स प्राइस। B supply the scaffolding and timber necessary for work। scaffolding का क्या होती है? सीढ़ियां। टिम्बर फॉर लकड़ी है, यही होता है क्या? लेट मी चेक। अच्छा अच्छा अच्छा, बल्लिया, बल्लिया जो होती है ना घर पे प्लस्तर वस्तर करने के लिए। अरे बल्लियां नहीं होती है, वो प्लस्तर करने के लिए जो बल्लियां होती है घर पे लगाते हैं। जैसे आपको अपने घर के बाहर टाइलें लगवानी है या कोई घर का आगे का काम कराना है तो बल्लियां लगकर प्लस्तर होता है, पेंट करवाना जो भी है, तो वो बड़ी बड़ी बल्लियां लगती है, लकड़ियां लगती है, उसको कहते हैं। तो ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा बी के साथ, एक बिल्डर का काम था, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन का काम था जो कि फिक्स प्राइस पे तय हुआ कि इतने में हम काम करेंगे। बी सप्लाई द स्काफोल्डिंग एंड टिम्बर नेसेसरी फॉर वर्क। अब बी को लगता है कि यार उस कंस्ट्रक्शन को काम करने के लिए, उस कंस्ट्रक्शन वर्क को करने के लिए बल्लियां या फिर लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, तो बी ने उस लकड़ी को सप्लाई कर दिया उस साइट पर जहां ए का साइट थी, ए का जहां काम होना था। बी रिफ्यूज टू फर्निश scaffolding timber and the work cannot be executed। A need not to execute the work and B is bound to make compensation to A for any loss causes to him by the non performance of contract। अब ये वाला जो केस है वो ऊपर वाले केस से दोस्तों बिल्कुल उल्टा हो गया। कैसे? इधर क्या हुआ, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने कहा कि भाई मेरा घर बनाना है या मेरे घर के आगे टाइलें लगवानी है, बी ने कहा मैं लगवा दूंगा, इतने पैसे लूंगा। ए ने कहा ठीक है आप इतने पैसे लेने लगवा दीजिए। अब बी आता है और बी अपनी बल्लियां खड़ी कर देता है और टाइलें लगाना स्टार्ट कर रहा होता है। इतने में बी को कोई नया काम मिल जाता है। बी मना कर देता है कि भाई मैं नहीं करूंगा इस काम को, अब मैं जा रहा हूं यहाँ से बल्लियां बल्लियां लेकर अपनी जा रहा हूँ। ए कह रहा भाई ऐसे कैसे जा रहे हो, हमारे बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कह रहा भाई मैं तो जा रहा हूँ। तो इस वजह से जो ए को लॉस हुआ है ना दोस्तों, क्योंकि बी ने अब अपना काम नहीं करा। पहले वाले केस में बी कर रहा था, ए ने मना कर दिया था। इस वाले केस में बी मना कर रहा है, ए कह रहा है कर ले भाई, बी मना कर रहा है। तो ऐसे केस के अंदर ए के पास ऑप्शन आता है कि उस पर केस कर दे, कैंसिल कर दे, और साथ में कोई भी लॉस होता है या कोई भी डैमेज होता है ए को तो वो उससे कंपनसेशन ले सकता है, ऐसा सेक्शन 54 कहता है। लो जी, कितना सिंपल सा था। तो 54 सेक्शन क्या कहता है? कहता है इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस
which should be first performed in contract consisting of reciprocal promise. Effect of default as to that promise which should be first performed. वो बल्लियां ले आया, वो लकड़ियां ले आया, उसने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर दिया, उसके बाद डिफॉल्ट कर दिया कि भाई मैं नहीं कर रहा काम। उसने थोड़ा सा काम कर दिया, उसको बल्ली भी ले आया, वो लकड़ियां भी ले आया टाइलें लगवाने के लिए बाहर घरों में, उसके बाद वो मना करने लग गया। तो ऐसे केस के अंदर बाद में डिफॉल्ट करा, पहले तो उसने परफॉर्म कर दिया था, फिर उसने डिफॉल्ट कर दिया। विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म, जो परफॉर्म होना चाहिए था। द इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस, भाई डिफॉल्ट केस के अंदर क्या इफेक्ट आएगा, जब कोई ऐसा प्रॉमिस करते हो जिसको पहले परफॉर्म होना चाहिए, जैसे कि बल्लियां लाओ, लकड़ियां लाओ, उसके बाद टाइलें लगाओ, फिर जाके पेमेंट करेंगे, ऑब्वियस है यही तो। वो उसने डिफॉल्ट कर दिया, करा नहीं, तो ऐसे केस के अंदर सेक्शन 54 अप्लाई हो जाएगा और आप उस पर केस कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो और कोई भी लॉसेस डैमेजेस मांग सकते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग लीगल एंड आल्सो अदर थिंग इलीगल। When a person reciprocal promise firstly to do certain things which are legal and secondly under specified circumstances to do certain other things which are illegal, the first set of promise is called is a contract but second is void agreement। क्या हुआ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। कह रहा है मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया मेडिसिन बेचने का, ठीक है ना। तो मान लीजिए ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं तेरे को मेडिसिन बेचूंगा और तू मुझे बदले में पैसे दियो, है ना। मेडिसिन कुछ जो खाते हैं रेगुलर बेसिस पर, जो मेडिसिन चलती है और जो लीगल एक तरीके से काम है, मेडिसिन सेल आउट करना एक लीगल है, ठीक है जी, ऐसा उसने कहा। अब ए ने मेडिसिन मंगाई सी से कि भाई वो एक मेडिसिन ले आओ, मुझे आगे बी को बेचनी है। ए ने मेडिसिन के साथ साथ ड्रग्स भी मंगवा लिए। वैसे तो मेडिसिन को ड्रग्स ही कहते हैं, पर एक लीगल मेडिसिन अलग होती है और इलीगल ड्रग्स अलग होते हैं। ए ने सी को कहा कि भाई एक तो ये वाली टाइप्स ऑफ मेडिसिन ले आना जो मुझे बी को बेचनी है, एक ड्रग्स भी ले आना, वो भी मैं साइड बाय साइड बेचूंगा। अब मुझे बताओ, ए ने जो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा मेडिसिन बेचने का, वो तो एक लीगल वर्क है, पर ए ने सी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करा ड्रग्स मंगवाने का, वो एक इलीगल है। तो कह रहा है अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और उसमें कुछ एक प्रॉमिस, एक कॉन्ट्रैक्ट तो आप लीगल कर रहे हो, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग लीगल एंड आल्सो अदर थिंग इलीगल। एक तो आप लीगल काम कर रहे हो और एक आप इलीगल। तो जो लीगल कर रहे हो वो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और जो इलीगल कर रहे हो वो एक वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा, शुरू से ही वॉइड हो जाएगा। व्हेन अ पर्सन रेसिप्रोकल प्रॉमिस फर्स्ट टू डू सर्टेन थिंग विच आर लीगल, पहले कुछ काम आप करते हो ऐसा कोई काम जो लीगल है, एंड बाद में ऐसा कोई काम करते हो जो इलीगल है, तो पहले वाले प्रॉमिस को तो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, पर सेकंड वाले को वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। ये रहा सेक्शन 57। आ जाइए, सिंपल द टॉपिक। 55 सेक्शन को इग्नोर कर दीजिए। कितने बचे, बस इतना बहुत है इसमें, और कुछ नहीं करना, बात के लास्ट के बेकार है, ये भी बेकार है। ये भी काम का नहीं है। देखिए ये क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट। 57 सेक्शन या 55 सेक्शन नहीं पढ़ना, ये बेकार है, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद अगर मैं ये वाला सेक्शन को आपको समझाऊं तो ये सेक्शन कहता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू डिस्चार्ज इज इंडिकेट। इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब समझिए क्या है। मान लीजिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है, मान लो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट करना है या प्रोमिसरी नोट का पेमेंट करना है, चाहे वो ड्यू डेट पर हो चाहे वो ऑन डिमांड हो। सर दो टाइप के बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट हो सकते हैं, एक तो ड्यू डेट पर या ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का क्या होता है, जब वो मांगेगा तब देना पड़ेगा, और ड्यू डेट का मतलब क्या होता है, जब डेट आएगी तभी आपको देना है, अदरवाइज नहीं देना।
तो ड्यू डेट वाले बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, जब ड्यू डेट का अराइज होती है तभी आपको पे करना होता है। और ऑन डिमांड वाले प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, जब आप डिमांड करते हैं, जब भी अगली पार्टी डिमांड करेगी पैसा लेने को तब आपको देना पड़ेगा। जैसे कि चेक, चेक इज अ पेबल ऑन डिमांड होता है, चेक इज पेबल ऑन डिमांड होता है दोस्तों, चेक को ऑन डिमांड पे किया जाता है, चेक को आपको ऑन डिमांड पे किया जाता है। ठीक है जी। आइए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ए ने बी से उधार लिए और ए ने बी से उधार लिए और ए ने कहा कि मैं आपको ये उधार का पैसा 2 महीने बाद चुका दूंगा, 20 पे एग्री था। ठीक है जी। 2 महीने बाद जब पेमेंट करने का टाइम आया तो ए ने कहा कि ये लो भाई अपनी पेमेंट पकड़ो और खत्म करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। इस तरीके से पेमेंट करने के बाद, अपने डेब्ट को पूरा करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। यही पॉइंट है पहला वाला, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेट, डेब्ट टू बी डिस्चार्ज और इंडिकेट। इसका मतलब कि डेब्ट की पेमेंट करने के बाद ये इंडिकेशन मिलता है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है, खत्म हो चुका है, ये इंडिकेशन। चलिए तो पहला वाला क्या कर रहा है, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेट का मतलब है कि भाई अगर मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज का पे करना है या प्रोमिसरी नोट का पेमेंट करना है और जिस डेट पे ड्यू डेट थी उस दिन में अगर मैं पे कर देता हूं तो मैं उसको इंडिकेट कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि भाई मैंने आपकी पेमेंट कर दी है, अब मुझे आपको कोई पेमेंट नहीं करनी। तो मैं अपनी डेब्ट की पेमेंट कर रहा हूं, इंडिकेशन दे रहा हूं अगले वाले को, बता रहा हूं, बताकर पेमेंट कर रहा हूं कि ये लो भैया जो मेरा डेब्ट था उसकी पेमेंट ये लो। ठीक है जी। वो है हमारा क्या कहते हैं पहला वाला पॉइंट, सेक्शन 59। तो सेक्शन 59 कहता है जब भी आप अपने डेब्ट की पेमेंट करोगे तो आप बता के कर रहे हो पेमेंट और इससे आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेशन, आप अपने डेब्ट की पेमेंट कर रहे हो पर उसको बता नहीं रहे, आपने डायरेक्टली पे कर दिया और उसको बताया नहीं कि हाँ भाई ये लो मैंने आपकी अपनी डेब्ट पूरा कंप्लीट कर दिया ना, आपका डेब्ट था आपने पे कर दिया, छुट्टी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी मैंने एक लोन लिया था बैंक से, एसबीआई बैंक से मैंने लोन लिया हुआ है। ठीक है जी। अब एसबीआई बैंक से लोन लिया, एसबीआई बैंक और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। अब एसबीआई बैंक से मैंने लोन लिया हुआ है तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे लोन का ईएमआई कब कब पे करना है, उन्होंने मुझे डिटेल दे दी कि भाई 6000, 5000, 6500 आपको इतने हर महीने इतनी तारीख को पे करना है। मैं हर महीने उस तारीख को पे कर देता हूं और बैंक को जाकर नहीं बताता ना कि बैंक भैया मैंने अपना जो इस बार की ईएमआई थी पे कर दी, बस मैं पे करके छोड़ देता हूं, मैं पे करके छोड़ देता हूं। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों क्या होता है, हमने कहा अपनी डेब्ट को पेमेंट करी पर विदाउट इंडिकेशन टू द बैंक। एक होता है विद इंडिकेशन, एक होता है विदाउट इंडिकेशन। जैसे कि आपने किसी से उधार लिया और आप उसके बाद जाकर पे कर रहे हो, कह रहा है ये लो जी भैया। जैसे मम्मियां लोग कमेटी खोल देती है और कमेटियों में क्या होता है वो लोन ले लेते हैं आप, फिर आप कमेटी चुकाने जाते हो तो पर्सनली उस पर्सन के पास जाके कहते हो ये लो भैया इस महीने हमारी कमेटी खत्म हो गई, हमारा जो लोन लिया था खत्म हो गया। इंडिकेशन देकर आपने अपने डेब्ट की पेमेंट करी और बैंक के लोन या क्रेडिट कार्ड की लोन की सीधा पे कर दी, ऑटोमेटिकली इंडिकेशन चलेगी, आपने अलग से उनको बताया नहीं। तो जब आप इंडिकेशन देकर पेमेंट करते हो तो सेक्शन 59 लगता है और जब आप विदाउट इंडिकेशन देकर अपनी डेब्ट की पेमेंट करोगे तो सेक्शन 60 लगेगा। बड़ा सिंपल सा है। ठीक है जी। तो ये 2 पॉइंट यहां पर है, बाकी ये पॉइंट बेकार है। और एक होता है इंडिकेशन देकर पेमेंट करना अपनी डेब्ट को, और एक होता है विदाउट इंडिकेशन। तो मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ 2 सेक्शन छुड़वाए है, सेक्शन 57 और सेक्शन 61। ये दोनों आप काट दीजिएगा, बाकी मैंने सारे सेक्शन आपको पढ़ा दिए। 57 और 61 को इग्नोर करके बाकी सारे सेक्शन आपको एक बार पढ़ने हैं, पेपर से पहले एक बार पढ़ लेना है। और अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती तो फिर ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना स्पीड से, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है जी। तो यहां पर मेरा तरीके से मेरा तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म हो गया है और एक एक चैप्टर को डिटेल वाइज मैंने आपको समझा दी चीजें, बहुत टाइम लगाया है और टाइम देकर हमने कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से कंप्लीट करा है। अब जो बातें आपको मैंने यहां पढ़ाई सेम चीजें आपको इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़नी है। तो अगर आप मेरे से इनकेस फ्यूचर में इंटर में क्लास लेते हैं तो कोई फोर्स नहीं है उस पर, लेंगे तो
आपका एक बड़ा बेनिफिशियल ये होता है मेरे साथ कि जो चीजें फाउंडेशन में थी वो आपने मेरे से पढ़ी लिया ऑटोमेटिकली, तो आपको वो क्लासेस इंटर में नहीं देखनी होगी, उसको इग्नोर करके सीधा एडवांस में आप जा सकते हैं। तो एक बड़ा बेनिफिट होता है। प्रीवियस बैच के बच्चों ने, जिन जिन बच्चों ने मेरे से क्लास ली, उनसे एक बेनिफिट क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारा क्लासेस छोड़ दी। क्यों? इंटर की, क्योंकि वो मैच कर रही थी, उसने छोड़ दी और उनका सबसे आगे है वो अब। तो ये एक बड़ा बेनिफिशियल यहां पर देखने को मिलता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो गया है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और सेल्स ऑफ गुड्स पे जल्दी खत्म करेंगे, उसमें ज्यादा बड़ा नहीं है, जितना बड़ा ये था ना उतना बड़ा नहीं है वो। इसके बाद हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करके और फिर आगे फर्दर चैप्टर खत्म कर देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास को समाप्त करते हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को भी समाप्त करते हैं।